हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नविका एकेडमी में। अपन साइंस पढ़ रहे थे, साइंस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एक आपके बनपाल भर्ती परीक्षा की मैं बात करूं, वैसे तो आपके हर परीक्षा में, हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आरपीएससी की बात हो या अधीनस्थ बोर्ड की, सब जगह आपके सिलेबस में लिखा होता है पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र। ठीक है, ये आपका एक सिलेबस में लिखा हुआ है टॉपिक आपके बनपाल वाली भर्ती परीक्षा में, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपके बनपाल की भर्ती परीक्षा में सिलेबस में लिखा हुआ है। इसको आज अपन कवर कर लेंगे, कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये जो टॉपिक है ये आपके सीईटी, वीडियो, एलडीसी, आरएस, सेकंड ग्रेड, पीएसआई, सब जगह ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता। ठीक है, तो सब बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो अपने यार दोस्तों तक सेशन को जरूर शेयर करना। पीडीएफ के लिए फ्री कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं पर फिर कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ है। तो यूट्यूब पर यूट्यूब पर मैं बोलता हूँ हर वीडियो में कि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन नहीं करते अधिकतर लोग, है ना, तो वो याद रखना, टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरी बात ये, कल जब मानव रोग अपन पढ़ाए थे तो कमेंट आए थे कि भाई बहुत स्लो पढ़ा रहे, या फिर एग्जाम आने वाला है, बहुत फास्ट पढ़ाइए, थोड़ा स्पीड से पढ़ाइए। ठीक है, मैं पहली बार ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ा दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता उसका कोई औचित्य निकलने वाला है। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा कि आज थोड़ी और स्पीड से चले, क्योंकि आजकल स्टूडेंट के दिमाग में वो ऐसा इस तरह का डर बैठा रहता है कि यार इतना स्लो पढ़ा रहे, या फिर वैसे आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में जाके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 गुना 2 गुना कर सकते हैं स्पीड को। तो जिनको स्पीड के पढ़ने की दिक्कत है वो स्पीड बढ़ा सकते हैं, और जिन्हें स्लो पढ़ने की दिक्कत है वो आराम से स्पीड कम करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब आपको हमें नचा सकता है, आजकल आपके सरों पर हम नाच सकते हैं यदि आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता बड़ा शानदार टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में आपके प्रश्न देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है आपके परीक्षा में आने वाले फैक्ट। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, ये दोनों ही शब्द आपको याद रखना है। कभी कभार आपको एग्जाम में पूछेगा कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया या पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया। अब आप इकोलॉजी पढ़ के गए, पारिस्थितिकी पूछ लिया, आप सोचोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। दोनों नाम याद रखना है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के दो शब्द क्या है आपके। इकोलॉजी का जो आपके उद्गम की बात करें, इकोलॉजी बना कैसे है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्द है ग्रीक भाषा के। एक शब्द है आइकोस, ओकोस भी इसको बोलते हैं, ओइकोस, इसका मतलब होता है घर या आवास, तथा लोगोस, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, घर या आवास का अध्ययन। तो किसका घर, किसका आवास, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं का आवास, पेड़ पौधों का आवास, उनका अध्ययन ही आपके इकोलॉजी कहा गया। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। उसके पर्यावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जो पूछेगा वो क्या है, अर्नेस्ट हेकल, हेकले भी इसको कई जगह लिखा हुआ मिलता है। 1866 में इन्होंने सर्वप्रथम क्या है आपके ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की अर्नेस्ट हेकल ने। आप इसको ओइकोलॉजी लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या पढ़ोगे आपके कि अर्नेस्ट हेकल ने पहली बार इकोलॉजी शब्द दिया। किसने दिया, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, प्रतिपादन, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, अर्नेस्ट हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल ने, हेकेल ने। ठीक है, ये आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपके लेवल पे चाहे एलडीसी हो, बनपाल हो, सीईटी हो, इतना पूछता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने। उसके बाद में है पारिस्थितिकी का जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं। इन्होंने पादप भूगोल पर व्यापक कार्य किया, पादप भूगोल पर कार्य किया, इसलिए पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को। सर्वप्रथम पादप जो आपके पादप तंत्र है या फिर पादप भूगोल है उसका अध्ययन किया है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने, और इनको पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। याद रखना, एक नाम है आपके प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इंपॉर्टेंट नाम है, आपके इंडिया से है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू में पारिस्थितिकी शिक्षण और अनुसंधान की मजबूत नींव रखी। मैंने बात की इकोलॉजी क्या होता है,
पारिस्थितिकी क्या होता है। 3 नाम हमारे पढ़े, अर्नेस्ट हैकेल। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, वो अर्नेस्ट हैकेल है। उसके बाद में अलेक्जेंडर हेम्बोल्ट, याद रखना विश्व में पारिस्थितिकी का जनक कहलाता है। उसके बाद में भारत में है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इन्हें भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं, बीएचयू में इन्होंने शोध किया। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अर्नेस्ट हैकेल का। 1866 में इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है पारिस्थितिकी पदानुक्रम, ये भी आपके याद रखने वाली बात है। जीव मंडल में संगठनात्मक जटिलता के आधार पर पारिस्थितिकी स्तरों को एक निश्चित पदानुक्रम में विभाजित किया गया है। ये पदानुक्रम है, इसका स्टेटमेंट में आपसे प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है, आरपीएससी तो पूछती है। अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक इसमें से प्रश्न बहुत कम पूछे हैं, कभी कभार पूछे हैं। निम्न से उच्च स्तर क्रमवार, यदि नीचे से ऊपर जाए तब की बात ये कर रहा है। व्यष्टि या जीव, यदि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं पारिस्थितिक तंत्र में, समझ जाएंगे, अभी आप आगे पढ़िए। पारिस्थितिकी संगठन की बुनियादी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, व्यष्टि या जीव। निम्न से उच्च स्तर पर जाए तो सबसे पहले आता है जीव। क्या आएगा, सबसे पहले है आपके जीव। इसके बाद में क्या आती है, प्रजाति आ जाएगी, या फिर इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। जीव या व्यष्टि इसको बोलते हैं, जीव या व्यष्टि। उसके बाद में स्तर बढ़ जाता है, ऊपर स्तर पर जाओगे आप तो बन जाता है आपके समष्टि, समष्टि। और ऊपर पे जाओगे आप और ऊंचे स्तर पर जाओगे तो बन जाता है समुदाय। ये पारिस्थितिकी तंत्र में क्रम है, किस तरह हम अध्ययन करते हैं। पहले जीव का या व्यष्टि का अध्ययन करेंगे, व्यष्टि छोटा क्षेत्र होता है। फिर समष्टि का अध्ययन करेंगे, समष्टि बड़ा क्षेत्र होता है। लास्ट में आता है समुदाय, ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। क्रम बात करें नीचे से ऊपर की ओर। अब इसमें क्या याद रखना है आपको, ये तो हो गया आपके क्रम। अब आपसे पूछेगा व्यष्टि क्या है, तो याद रखना प्रश्न लाइन बनेगा कि पारिस्थितिकी संगठन की बुनियादी कार्यात्मक इकाई कहलाती है। पारिस्थितिकी संगठन की बुनियादी कार्यात्मक इकाई कहलाती है। ऑप्शन में देगा जीव या फिर व्यष्टि, समष्टि, समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र, कुछ वैसे नाम से आपको लिखा हुआ देगा। आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी संगठन की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है व्यष्टि, व्यष्टि या जीव, है ना। इंग्लिश में है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, है ना, दोनों नाम याद रखने हैं। अब बात करें समष्टि की। समष्टि मतलब पॉपुलेशन, एक निश्चित समय और क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों का समूह। अब भाई एक जीव की बात कर रहे हैं तो व्यष्टि या जीव है, पहले अध्ययन करेंगे किसी जीव के बारे में, और फिर उस जीव की ही प्रजाति मतलब एक ही प्रजाति के जीव एक समय में और एक ही स्थान पर रहने वाले जीवों का अध्ययन करेंगे जो एक प्रजाति के है, उसको बोलते हैं समष्टि। और उसके बाद में समुदाय। समुदाय में तो आपको पता है कि अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रजाति के लोग या फिर अलग अलग प्रजाति के जीव उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो समुदाय बड़ी आपकी कैटेगरी होती है। एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियां, मतलब एक से अधिक प्रजातियां जब आ जाए तो वह समुदाय बन जाता है। तो निम्न स्तर पर है जीव, व्यष्टि, उसके बाद में समष्टि, उसके बाद में समुदाय। ठीक है, अब है बृहद पारिस्थितिकी स्तर। अब बड़े पारिस्थितिकी स्तर की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, जैविक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण का एकीकृत योग होता है पारिस्थितिकी तंत्र। फिर आता है बायोम। अब बात करें, पहले आपने पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र, नीचे से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद आता है बायोम और उसके बाद में अंत में आता है जैव मंडल। अपन देखते हैं इनके बारे में। वहां भी अपन ने ये देखा था नीचे से ऊपर की ओर कि पहले व्यष्टि का अध्ययन करेंगे, फिर समष्टि का अध्ययन करेंगे और अंत में समुदाय का अध्ययन करेंगे। ठीक वृहद पारिस्थितिकी स्तर की बात करें तो पहले पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। जैविक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण का एकीकृत योग होता है। एक स्थान पर जो जैविक समुदाय है या फिर जो अजैविक समुदाय है उसका जो सिस्टम है, एकीकृत रूप है, वो है पारिस्थितिकी तंत्र। बायोम क्या कहलाता है, बायोम ये याद रखने वाली बात है। बायोम के बारे में, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जहां विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थल, टुंड्रा वनस्पति, इस तरह बायोम। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक घटक आते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बायोम जो है, बायोम तुलनात्मक रूप से बड़ा क्षेत्र होता है, इस बात को याद रखना। स्टेटमेंट में प्रश्न आएगा। या फिर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जहां विस्तृत, माफ करना, एक विस्तृत मतलब बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहां विशिष्ट जलवायु है, वनस्पति है, जीव पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थल होगा, पूरे कंप्लीट मरुस्थल में कितने प्रकार के जीव हो सकते हैं, वनस्पति हो सकती है। तो बायोम जो है तुलनात्मक रूप से बड़ा क्षेत्र होता है। उसके बाद में है जैव मंडल, बायोस्फीयर। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है, जैसे लिथोस्फीयर। जैव मंडल जो है सबसे बड़ा भाग होता है। जैव मंडल मतलब
पर्यावरण से भी बड़ा भाग जैवमंडल है। जैवमंडल के अंडर में आपके बायोम आते हैं, बहुत सारे बायोम आते हैं। मरुस्थल आ गया, समुद्र आ गया, समुद्री आपके पारिस्थितिक तंत्र आ गया, या फिर आपके मरुस्थल हो गया, समुद्र हो गया, कोई जैसे पर्यावरण ले लो, वायुमंडल ले लो, तो सारी चीजें आती है आपके जैवमंडल के अंतर्गत। तो 3 भाग है बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में। सबसे पहले है पारिस्थितिकी तंत्र, इससे ऊपर है बायोम और इसके ऊपर है जैवमंडल। ठीक है। ठीक, यदि बात करें निम्न स्तर से उच्च स्तर की या फिर बहुत छोटी इकाई की, सबसे छोटी इकाई होती है जीव, इसको व्यष्टि बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपके समष्टि, जो कि एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव इसमें आ जाते हैं। और अंत में आता है समुदाय। समुदाय में एक से अधिक एक जो प्रजाति है, उस एक से अधिक प्रजातियों के लोग आपस में एक दूसरे से संक्रमण करते हैं तो समुदाय बन जाता है। आगे चलते हैं। अब है पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र? अभी तक अपन ने इकोलॉजी के बारे में देखा। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी का नाम किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने नाम दिया। इकोलॉजी का जनक कौन है? भारत में जनक कौन है? और इकोलॉजी का क्रम किस तरह हम देखते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं इकोलॉजी का। अब देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम नाम याद रखना, एजी टांसले, ये टांसले भी लिखा मिलता है। 1935 में इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द की रचना की। तो ये याद रखना, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने। और इकोसिस्टम शब्द या फिर पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया? एजी टांसले ने दिया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में आने वाली बात है। टांसले के अनुसार यह पर्यावरण के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतः संबंधों से बनी एक संरचित प्रणाली है। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? एजी टांसले ने कहा कि एक विशिष्ट क्षेत्र में जैविक व अजैविक जो घटक है उन सबसे मिलकर एक बनता है, अंतर उनके घटकों के अंतर संबंधों से मिलकर बनी एक प्रणाली है, उसको आप इकोसिस्टम कहते हैं। ये किसने कहा? एजी टांसले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जनक एजी टांसले। उसके बाद में एक नाम है ईपी ओडम या पी ओडेम, नाम से भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, केवल पी ओडेम। इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। एक तो पारिस्थितिकी का जनक है, एक है आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक इन्होंने स्पष्ट किया कि पारितंत्र प्रकृति की एक बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। बिल्कुल सही बात है। ईपी ओडम ने कहा कि जो इकोसिस्टम है, जो प्रकृति की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई होती है इकोसिस्टम। प्रकृति बनती किससे है? प्रकृति में आप बहुत कुछ देखते हो। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में सिर्फ आप पर्यावरण देखोगे, प्रकृति में आप जीवों को भी देखते हो, इंसानों को भी देखते हो, या फिर आप पेड़ पौधों को भी प्रकृति में अध्ययन करते हो। तो एक प्रकृति की जो आपके पारितंत्र की जो प्रकृति है, उसका जो एक बुनियादी और संरचनात्मक इकाई की बात करें तो वो क्या है? आपके पारितंत्र। प्रकृति की बुनियादी और संरचनात्मक इकाई है पारितंत्र। याद रखना भैया ना। ईपी ओडम आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक है, इंपॉर्टेंट बात है। एजी टांसले पारिस्थितिकी तंत्र का जनक या फिर इकोसिस्टम का जनक है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक इकोसिस्टम होता है आपके एक होता है आपके कृत्रिम मानव निर्मित या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आप सोचोगे यार ये क्या चीज है, देखते आगे। प्राकृतिक पारितंत्र जो होता है उसमें आपका आता है स्थलीय, जैसे स्थल में आपके वन आएंगे, घास के मैदान आएंगे, मरुस्थल आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा स्थलीय पारितंत्र में वन आ गया है ना, और घास आ गया। जैसे सरिस्का अभ्यारण्य है, उसके आसपास जो भी अलग इलाका है उसको अलग हटा दीजिए आप। और जो अलवर की मैं बात करूं, ये सरिस्का अभ्यारण्य, इसके आसपास फिर पब्लिक बसी हुई है, पॉपुलेशन बसी हुई है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, ये अपने आप में इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, इकोसिस्टम है। ठीक है, तो जो आपके स्थलीय है उसमें आते हैं वन, घास के मैदान, मरुस्थल। अब है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र क्या होता है? जलीय पारितंत्र में आएगी स्वच्छ नदियां, झील, जलीय संरचनाएं होती है। समुद्री पारितंत्र इसमें आ सकता है, महासागर, प्रवाल भित्तियां, एस्चुअरी, ये सब किसमें आएंगे? जलीय पारितंत्र में। तो ये प्राकृतिक आपको नाम से ही दिख रहा है, दिखने में भी लग रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा होता है। आप कौन सा पारितंत्र आप खुद बना सकता है, मनुष्य बना सकता है। ठीक है, ऐसे पारितंत्र जो मनुष्य द्वारा प्रबंधित है या नियंत्रित है, जैसे कृषि भूमि या धान के खेत। भाई आपके खेत है तो आप ही डिसाइड करोगे ना इसमें क्या होना है क्या नहीं होना, खाली छोड़ना है, इसमें कुछ बोना है नहीं बोना, तो वो कृत्रिम पारितंत्र है ना। एक्वेरियम, बांध, कृत्रिम झीलें, शहरी पार्क, ये सब कृत्रिम में आते हैं, है ना। और धान का खेत सबसे स्थिर कृत्रिम पारितंत्रों में से एक है, इस बात को याद रखना। धान का खेत जो है सबसे स्थिर कृत्रिम पारितंत्रों में से एक है। कृत्रिम पारितंत्र बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ शहर में आपने गार्डन देखा होगा, वो कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है, बांध है, कृत्रिम झीलें आपने बना दी, छोटा सा एक आपने तालाब बना दिया, वो कृत्रिम पारितंत्र है। लेकिन इसमें सबसे स्थिर पारितंत्र की बात करें तो धान का खेत जो है वो लगभग तुलनात्मक रूप से बाकी की तुलना में स्थिर पारितंत्र माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है पारितंत्र के घटक।
अभी तक देखा अपन ने पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के जनक कौन है इपिओडम। सबसे पहले नाम दिया इपिओडम ने। उसके बाद में आधुनिक पारितंत्र का जनक कौन था, सॉरी पीओडेम आधुनिक पारितंत्र का जनक है, माफ करना, पीओडेम आधुनिक पारितंत्र का जनक है। और एजी टांसले जो है पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया, तो पारिस्थितिकी के जनक कौन है आपके, ये नाम याद रखना है, एजी टांसले है। और इपिओडम आधुनिक पारिस्थितिकीय जनक है। वहां अपन ने देखा कि पारितंत्र दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक या कृत्रिम। दूसरी बात अपन देख रहे हैं आगे, तो आगे था आपके कि पारितंत्र के घटक जो है दो होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। पारितंत्र के जो दो घटक होते हैं, जैविक एवं अजैविक घटक। अब जैविक घटक कौन से होते हैं, जैविक घटक कौन से होते हैं इसको देख लीजिए एक बार। प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता इसमें शामिल होते हैं। जैविक घटक जो है, जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स प्राथमिक घटक मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो आपके प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। ये प्रश्न बनेगा, आप सोच रहे हो प्रश्न कहां से बनेगा, तो अभी तक अपन जो जो वैज्ञानिकों के नाम देखे वो प्रश्न बनता है। अर्नेस्ट हैक्केल आपको याद रखना है इकोलॉजी में, एजी टांसले आपको याद रखना है इकोसिस्टम में। वो प्रश्न है जो आपके सीधे सीधे पूछे जाएंगे, वन लाइनर में बहुत शानदार प्रश्न आएगा, भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा भी। जैविक घटक की बात करें, प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, अब ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है, निम्नलिखित में से अजैविक घटक है, या निम्नलिखित में से प्राथमिक उत्पादक का उदाहरण है। ये प्रश्न बनता है, परीक्षाओं में आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे पौधे या क्या है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है प्रकाश किसमें आएंगे, आपके प्राथमिक उत्पादक में आएंगे, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादक में दो उदाहरण अपन ने देखे हैं, पहला है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हरे पौधे, हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये दोनों बातें याद रखनी है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हरे पौधे किसमें आएंगे, ये प्राथमिक उत्पादक में आते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे है उपभोक्ता। क्या होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता तीन तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, माफ करना। उपभोक्ता, उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे शाकाहारी जीव, ये सीधा सीधा वन लाइनर में प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार जोर देके बोलूंगा। ये जो स्लाइड है ना यहां से यहां तक की, ये छपने वाली स्लाइड है ना, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं तो वही बताऊंगा जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिया है ना मैंने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जैविक घटक देखा, जैविक घटक में प्राथमिक उत्पादक देख लिया। क्या होते हैं प्राथमिक उत्पादक, जो पहली बार उत्पादन करते हैं। प्राथमिक उत्पादक का मतलब जो उत्पादन की जड़ है, हम उत्पादन की जड़ है क्या, नहीं है। हम भोजन करते हैं, क्या वो हमने बनाया क्या, हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या वो ऑक्सीजन हमने बनाई क्या, नहीं बनाई, तो हम प्राथमिक उत्पादक नहीं हो सकते। प्राथमिक उत्पादक का मतलब है जिन्होंने पहली बार उत्पादन किया, और पहली बार उत्पादन किया है हरे पौधों ने, क्योंकि हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, O2 छोड़ते हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत से पहली बार उत्पादन किया है, पहली बार उत्पादन किया है, इसलिए वो प्राथमिक उत्पादक है। तो प्राथमिक उत्पादक है हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये दोनों नाम रट लेना, दोनों नाम रटना है आपको। प्राथमिक उत्पादक दो ही है जो पहली बार उत्पादन करते हैं, हम प्राथमिक उत्पादक नहीं हो सकते। अब बात करें उपभोक्ता की, उपभोक्ता कौन है, मतलब उपभोक्ता मतलब यूज कौन करता है, तो हम उपभोक्ताओं में आएंगे। अब बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। ये स्लाइड जो है मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे है देखते हैं एक बार। प्राथमिक उपभोक्ता वह होगा जैसे शाकाहारी जीव जो है, टिड्डा, गाय, हिरण, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों में आते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है। उदाहरण के लिए टिड्डा, गाय और हिरण, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, आपको याद रखना है। फिर द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक मांसाहारी जैसे मेंढक और लोमड़ी, प्राथमिक मांसाहारी जो होते हैं वो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता। जैसे मेंढक छोटे छोटे जीवों को खाता है, कीटों को खाता है, ठीक है। लोमड़ी है, शिकार करती है। उसके बाद में है तृतीय उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता, ये सर्वोच्च मांसाहारी होता है, बिल्कुल मांस ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। लोमड़ी घास खा सकती है लेकिन मांस भी खाती है। लेकिन जो तृतीय या शीर्ष उपभोक्ता है वो केवल मांस खाएगा, शेर और बाज केवल मांस ही खाते हैं, शाकाहारी नहीं होते।
तो उपभोक्ताओं में 3 कैटेगरी हमने देखी है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी देखी भाई? उपभोक्ताओं में देखा है प्राथमिक उपभोक्ता, केवल शाकाहारी होते हैं, ठीक है, केवल शाकाहारी आएगा। उसके बाद में आएगा केवल मांसाहारी आता है, प्राथमिक मांसाहारी जो दोनों का यूज करता है। उसके बाद में आता है सिर्फ मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाता है, सिर्फ मांसाहारी, बाज और शेर। तो सिर्फ मांसाहारी में है बाज और शेर, ये इस बात को याद रखना है, सिर्फ मांसाहारी में है बाज और शेर, ठीक है। सर्वोच्च मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी में मेंढक और लोमड़ी आते हैं। तो यहां से आपका प्रश्न बनेगा। अब बात करते हैं अजैविक घटकों की। ये तो थे जैविक घटक, किसमें? पारितंत्र के जैविक घटक। पारितंत्र किससे मिलकर बनता है? उसके जैविक घटक हैं। अब अजैविक घटक की बात करते हैं। अजैविक घटक में है अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक और भौतिक व जलवायु कारक। अकार्बनिक घटक जो है पारितंत्र के अकार्बनिक घटक में 3 है, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक और भौतिक व जलवायु कारक। अपन देखते हैं अकार्बनिक कारक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम आदि आपके जो होते हैं अकार्बनिक कारक होते हैं। कोई बात नहीं पूछेगा। कार्बनिक कारक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ह्यूमस जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन से मिलकर बनते हैं, जैविक अजैविक घटकों को आपस में जोड़ते हैं, कार्बनिक कारक होते हैं। अब है भौतिक या जलवायु कारक। सौर विकिरण, सौर ऊर्जा ही संपूर्ण पारितंत्र का अंतिम चालक बल है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, जलवायु की बनावट और स्थलाकृति, ये क्या है? ये भौतिक और जलवायु कारक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, भौतिक और जलवायु कारक पर थोड़ा सा ध्यान देना है। याद रखना है कि सौर विकिरण, सौर ऊर्जा जो है वो संपूर्ण पारितंत्र का अंतिम चालक बल है। संपूर्ण पारितंत्र का अंतिम चालक बल। शुरुआत भी सौर विकिरण से होती है। पौधों ने भोजन बनाया तो पहली बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया, उसके बाद में बाकी का पारितंत्र, बाकी के घटक शुरू होते हैं, बाकी का उत्पादन शुरू होता है। पहली बार तो पौधे ही उत्पादन का कार्य करते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होता है वो पौधे होते हैं। उसके भी उनको भी सहायता चाहिए होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सौर विकिरण जो है वो अंतिम चालक बल है पूरे पारितंत्र का। तो इस लाइन को याद रखना है, सौर विकिरण को, है ना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। बाकी इस स्लाइड में से कोई काम की बात नहीं, बस नाम याद रखने हैं। कार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक, भौतिक व जलवायु कारक, ये अजैविक घटक है। निम्नलिखित में से अजैविक घटक का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन देगा वो, 4 ऑप्शन देगा, उसमें दे देगा आपके उपभोक्ता, उत्पादक, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक कारक। तो इस तरह का आपसे प्रश्न पूछेगा तो याद रखना भाई, अजैविक घटक में है कार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक व जलवायु कारक। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड तो ये रही आपके, ये दोनों स्लाइड याद रखनी है, प्राथमिक, उत्पादक और उपभोक्ता। अब अपघटन क्या होता है? अपघटन की प्रक्रिया पे डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया, इससे भी क्या प्रश्न आ सकता है क्या? एक बार देख लेते हैं। अपघटन एक जटिल ऑक्सीजन निर्भर प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, जल, पोषक तत्वों में टूट जाता है। इसके 5 चरण होते हैं। अपघटन के 5 चरण होते हैं। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अकार्बनिक तत्वों में टूट जाते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक तत्वों में, अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पहला चरण क्या है? खंडन का। उसके बाद में है प्रक्षालन, खंडन का है फ्रेगमेंटेशन का, प्रक्षालन का है लीचिंग का, अपचयन का है, हुमीकरण का है और खनिजीकरण का। ये 5 चरण होते हैं अपघटन के, है ना। अपन इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो वहां ये आ जाता है पारिस्थितिकी में, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटा देख कर जाना है, ठीक है। तो जो खंडन का चरण है, खंडन की प्रोसेस है, केंचुओं जैसे अपरदाहारी जीव अपर्दन करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, किसको? मृत पौधों को और जीवों को। तो पहला जो प्राथमिक खंडन करता है वो कौन करता है? केंचुआ। अपघटन की पहली प्रक्रिया केंचुओं से शुरू होती है। प्रक्षालन की या लीचिंग की बात करें, जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व का मृदा संस्तर के नीचे चले जाना, अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवशोषित होना। क्या बातें हैं? पहली बात तो ये कि कोई पेड़ है या कोई मृत जीव है, कोई जीव है वो मृत अवस्था में है, मर गया, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करेगा? तोड़ने का काम करेगा, पहली प्रोसेस करता है केंचुआ। केंचुआ। उसके बाद में ये जो टुकड़े हैं ना, ये टुकड़े तब जाते हैं मृदा संस्तर में, मृदा की प्लेट के नीचे चले जाते हैं। मृदा संस्तरण में मृदा की प्लेट के नीचे ये जीव के टुकड़े हैं वो चले जाते हैं। उससे क्या होता है? अकार्बनिक तत्व, जो पोषक तत्व है उनका मृदा की परत के नीचे चला जाना होता है प्रक्षालन। उसके बाद में है अपचयन। अब बैक्टीरिया और कवक के एंजाइमों द्वारा अपरदन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना। अभी ये जो है ना, जो मृदा के नीचे चले गए टुकड़े, उनको बैक्टीरिया और कवक के द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। अकार्बनिक पदार्थ मतलब शरीर पंचभूतों से मिलकर बनता है, पंच तत्वों से मिलकर बनता है, अकार्बनिक पदार्थ बन जाता है।
शरीर पंच तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें आप कहते हो भाई आपके मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। तो इस तरह शरीर का अब आपका मानव शरीर है, मानव देह है, अब ये नष्ट हो गई है तो जला के क्या बनती है, राख बनती है। ठीक है, तो यदि इसको जंगल में छोड़ दिया जाए तो जीव जो है इसको प्राथमिक क्रिया करेंगे, केंचुए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, उसके बाद में सड़ गड़ कर वो मृदा के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप शुरू होती है सरल अकार्बनिक पदार्थ। उसके बाद में वो जो देह है ना, हड्डी अलग हो जाती है, बाकी जो अन्य पदार्थ होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रक्रिया है हुमीकरण की। एक गहरे रंग के अक्रिस्टलीय पदार्थ हुमस का निर्माण होता है और अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। इसका अपघटन बहुत धीमी दर से होता है। यह पोषक तत्वों का भंडार है, उसका हुमीकरण हो जाता है उस बॉडी का। और उसके बाद में सूक्ष्म जीवों द्वारा पूर्णतः टूटकर अकार्बनिक पोषक तत्वों में मृदा में मुक्त करना। और उसके बाद में अंत में जो आपका हुमस था या फिर जो आपका पदार्थ था जिसका प्राथमिक स्तर से आपके तो उनका जो अपघटन स्टार्ट हुआ था वो अंत में जाकर खनिज में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे जब किसी जगह पर भूस्खलन होता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे दब जाते हैं और दबने के बाद में उनकी अपघटन की प्रोसेस शुरू होती है। वो पहला चरण होता है जब उसको केंचुए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद में वो तोड़ा हुआ हिस्सा मृदा के अंदर जाने लगता है तो सेकंड अपघटन शुरू होता है। उसके बाद में उसको अकार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है, वो तीसरा चरण होता है। चौथी स्टेप में जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो हुमस में बदल जाते हैं। उसके बाद में पांचवी चरण होता है कि वो बहुत लंबे पता नहीं हजारों सालों बाद में वो खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं खनिजीकरण की प्रक्रिया। तो अब गठन के 5 चरण होते हैं, आपको नाम याद रखने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। और जो सबसे ज्यादा डिटेल में जाना है ना इस चैप्टर में, वो लाइन अब आ चुकी है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। अब कैसे होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। लिंडमैन का दशांश नियम 10% लॉ किसने दिया है? लिंडमैन ने दिया है। इस बात को नाम याद रखना, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है लिंडमैन। इन्होंने 10% का नियम दिया है। अब पढ़ते हैं एक बार इसके बारे में क्या है। उष्मागतिकी के नियमों का अनुप्रयोग। प्रथम नियम है पारितंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट हो सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। जैसे सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में या भोजन में आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो, भोजन बनाते हो, तो ये प्रथम नियम है किसका? उष्मागतिकी का नियम। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम आपके स्टेटमेंट में सीधा सीधा पूछा जा सकेगा और आता है परीक्षा में प्रश्न इसका। तो प्रथम नियम क्या है कि पारितंत्र में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो एक से रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, वो है आपके प्रथम नियम। ठीक है। द्वितीय नियम क्या है भाई? प्रत्येक ऊर्जा स्थानांतरण के समय एंट्रोपी में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? एंट्रोपी में वृद्धि होती है। जीवों को व्यवस्था बनाए रखने और व्यवस्था के बिखराव को रोकने के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक है। ये किसका दूसरा नियम है? उष्मागतिकी का दूसरा नियम है। प्रत्येक ऊर्जा स्थानांतरण के समय एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है। जीवों को व्यवस्था बनाए रखने और व्यवस्था में बिखराव ना हो इसलिए ऊर्जा का निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। तो ये एंट्रोपी वाला शब्द याद रखना है कि प्रत्येक ऊर्जा स्थानांतरण के समय एंट्रोपी में वृद्धि होती है। पहली बात तो ये याद रखनी है। और ऊर्जा जो है वो निरंतर अपना संतुलन बनाए रखती है। दूसरी बात ये है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा। कौन सा? ना तो ऊर्जा नष्ट होती है ना ही ऊर्जा बनती है। तो पहला नियम है उष्मागतिकी का और तीसरा नियम है उष्मागतिकी का जो 10% का नियम है। ठीक है, जो अपन ने वहां देखा था। ठीक है, ये दोनों नियम मैं कहूंगा रट लीजिए, इनको याद रखना है। दूसरा नियम जो है रिमंड लिंडमैन ने दिया 1942 में। एक पोषण स्तर से अगले उच्च पोषण स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। शेष 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर के जीवों द्वारा श्वसन चयापचय में खर्च होती है तथा उष्मा के रूप में विस्तृत हो जाती है। अपन पढ़ रहे थे उष्मागतिकी के नियम। मैंने बोला कि पहला नियम ये था कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना बनती है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कोई काम का नहीं है, एंट्रोपी याद रखना है कि ऊर्जा एंट्रोपी के रूप में संचित होती है। लेकिन तीसरा नियम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंडमैन ने दिया, रेमंड लिंडमैन ने 1942 में नियम दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में यदि जाती है या एक जीव से दूसरे जीव में जाती है तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ये बात कह रहे हैं लिंडमैन। क्या कहा इन्होंने कि केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो जाता है, बाकी 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर के जीवों द्वारा श्वसन चयापचय में खर्च हो जाती है। इसका मतलब ये कि शेर ने जब किसी जीव को खाया तो उसको सिर्फ 10% ऊर्जा मिलेगी, या एक काम से दूसरा काम किया, ए से ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ बी में, तो इसमें से जैसे 100% ऊर्जा थी ए में 100% ऊर्जा थी, लेकिन ए को इस्तेमाल किया बी ने, तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ये बात कह रहे हैं लिंडमैन।
अब बी से वापस से ऊर्जा का स्थानांतरण सी में होता है। अब 100 का 10% तो 10 हो गया, अब 10 का 10% कितना हो जाएगा, वापस से 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, मतलब एक ऊर्जा यहाँ पर 1% ऊर्जा यहाँ पे आती है, सी तक पहुंचती है। ऐसा कहा लिंडमैन ने कि 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये याद रखनी है। अब बात कर रहे थे 90% की, तो 90% जो है, बाकी 10% तो उसको चली गई, लेकिन ये जो श्वसन में या फिर अन्य चयापचयी क्रियाओं में 90% ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बस इतनी बात को समझना है। ठीक है, PAR क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये क्या होती है, आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होती है। पौधे इस पार का केवल 2 से 10% भागी भोजन निर्माण में प्रयुक्त कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पार क्या होती है, पार, पहली बात तो ये कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये होती है आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। मतलब पौधे भोजन बनाते हैं, पौधे है सूर्य की विकिरण से भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इन्होंने भोजन बनाया, पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया, सौर प्रकाश द्वारा सौर विकिरण का इस्तेमाल किया, सौर विकिरण का इस्तेमाल किया, सौर विकिरण का इस्तेमाल किया। लेकिन यहां बोल रहा है कि 50% से कम प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होती है। जो सौर विकिरण आई है ना पौधे के ऊपर, ये पौधा है, इसके ऊपर तो पूरी 100% लाइट आई है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में मात्र 50% विकिरण का ही उपयोग करेगा। 50% सौर विकिरण है उसका ही उपयोग करता है, 50% सौर विकिरण का उपयोग करते हैं पौधे, विकिरण का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं पार नियम। ठीक है, ये याद रखना। पार नियम क्या है, पौधे जो उन पर आपतित 100% सौर विकिरण होती है उसका मात्र 50% ही यूज करते हैं। तो इस स्लाइड में अपन ने क्या क्या देखा वापस देख लीजिए एक बार, कचरा हो गया। पहली बात तो देखी थी लिंडमैन का नियम। लिंडमैन ने कहा 10% ऊर्जा ही एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, इस बात को याद रखना। प्रथम नियम है ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। उसके बाद में पार था फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका मतलब था कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, सौर विकिरण का उपयोग करते हैं, तो मात्र 50% का ही उपयोग कर पाते हैं। इस बात को समझना, इसको बोलते हैं पार नियम। तो ऊर्जा का पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसके बारे में तो 3 नियम है, एक पार का नियम है, ये चारों बातें याद रखनी है। आगे आ जाइए। अब पोषण स्तर एवं ऊर्जा का ह्रास पिरामिड के रूप में। पिरामिड है, यहां से प्रश्न बनता है, आपको पता है पिरामिडों का प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। पोषण स्तर एवं ऊर्जा का प्रभाव। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक होता है हरे पौधे। बताया था मैंने कि हरे पौधे हैं स्टार्टिंग में जब बात कर रहा था मैं पारिस्थितिक तंत्र की, तो उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक पौधे होंगे। यह आपके कौन सा बैक्टीरिया होता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हरे पौधे, ये होते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने बताया कि 10% पूरी 100% ऊर्जा होती है प्राथमिक उत्पादकों में। ठीक है, अब वो जाएगी उपभोक्ता तक, प्राथमिक उपभोक्ता तक। भाई पहले तो मैंने बताया कि वो आएगा जिसने ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिसने पहली बार तो जो आएगा जिसने निर्माण किया है, तो निर्माण करते हैं हरे पौधे, उसके बाद में ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब हरे पौधे है, यहाँ पे 100% ऊर्जा है, 10,000 जूल ऊर्जा है माना की। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, टिड्डा और हिरण, ये केवल शाकाहारी होते हैं, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। शाकाहारी कौन होते हैं, टिड्डा और हिरण, प्राथमिक शाकाहारी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब यहां से यदि ऊर्जा जाएगी प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक, तो कितनी जाएगी, 10%, क्योंकि लिंडमैन का नियम क्या देखा था अपन ने कि 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। तो 10% ऊर्जा जाती है, इसका मतलब 10,000 जूल थी तो यहां पे पहुंची मात्र 1,000 जूल। उसके बाद में है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जैसे मेंढक और लोमड़ी, ये प्राथमिक मांसाहारी होते हैं, प्राथमिक मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक मांसाहारी होते हैं, मेंढक और लोमड़ी। अब यहां भी 10% ऊर्जा जाएगी, 100% ऊर्जा थी, 10% ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ मतलब 10% होगी। अब 10% का ट्रांसफर हुआ मतलब 1% होगी, मतलब 100 जूल आ गई यहाँ पे। ठीक है, फिर तृतीयक उपभोक्ता है जैसे बाज और शेर, ये मात्र शीर्ष मांसाहारी होते हैं, शीर्ष मांसाहारी होते हैं। तो ये है ऊर्जा का ह्रास, किस तरह ऊर्जा का ह्रास होता है।
ये पढ़ा अपन ने। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि सर्वाधिक ऊर्जा हरे पौधों में होती है, प्राथमिक उपभोक्ता में होती है। प्रश्न आएगा निम्नलिखित उत्पादक समूहों में से या फिर निम्नलिखित समूहों में से पारिस्थितिकी समूहों में से ऊर्जा का सर्वाधिक पाया जाना किसमें पाया जाता है ऊर्जा? तो प्राथमिक उत्पादक में ऊर्जा सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे कम ऊर्जा पाई जाएगी तृतीयक उपभोक्ता में, अंत में सबसे कम ऊर्जा पहुंचती है तृतीय उपभोक्ता। तो सर्वाधिक ऊर्जा कहां पाई जाएगी? प्राथमिक उत्पादक में पाई जाएगी। प्रश्न आएगा परीक्षा में, मैं बोल रहा हूं वापस से कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक में पाई जाती है। उसमें आते हैं हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, स्लाइड को याद रखना। अब है ऊर्जा पिरामिड की विशेषता है। अब देखते हैं पिरामिड क्या होते हैं, इससे भी प्रश्न आता है आपकी, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा पिरामिड बनता है, सदैव सीधा, इस बात को याद रखना। ऊर्जा पिरामिड जो होता है सदैव सीधा पिरामिड बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले प्राथमिक उपभोक्ता थे, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उत्पादक है। किस तरह का बना आपके ये ऊर्जा का पिरामिड? अगर मैं इसका बना दूं भाई, ये आपके बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इस स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसको बोलते हो आप प्राथमिक उत्पादक। क्या बोलते हो? प्राथमिक उत्पादक आप इसको बोलते हो, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे हैं। उसके बाद में बड़े लेवल पर जाते हो और छोटे लेवल पर जाते हो तो आप आ जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद में और छोटे ऊपर जाते हो तो लेवल कम हो जाता है, द्वितीय उपभोक्ता, संख्या घट जाती है, द्वितीय उपभोक्ता। और अंत में आता है आपके तृतीय उपभोक्ता, इसकी संख्या सबसे कम होती है, तृतीय उपभोक्ता सबसे कम संख्या होती है। तो सर्वाधिक संख्या होती है प्राथमिक उत्पादक में। ये बात करूं मैं संख्या, ठीक है। यदि नीचे से ऊपर की जाऊंगा या ऊपर से नीचे आऊंगा तो संख्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आऊंगा तो संख्या बढ़ेगी, लेकिन ऊर्जा घटती है। इसलिए ध्यान रखना, ऊर्जा का प्रवाह सदैव सीधा होता है, बिल्कुल सीधा प्रभाव है, सीधा पिरामिड बनता है, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रभाव सदैव सीधा पाया जाता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, बिल्कुल याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। आपको सब इतनी सी बात याद रखनी है कि बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। इसे कभी भी उल्टा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब ऊर्जा का प्रभाव हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होगा, इसलिए सदैव सीधा बनेगा। उसके बाद में बात करें, दूसरा पॉइंट है पोषण। उच्च पोषण स्तरों पर ऊर्जा की अत्यंत कम उपलब्धता के कारण ही खाद्य श्रृंखलाओं में सामान्यतः 4 से 5 अधिक चरण या स्तर नहीं होते, 4-5 से अधिक चरण नहीं होते खाद्य श्रृंखलाओं में। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, वहां ऊर्जा का स्थानांतरण सबसे कम होता है। जैसे अपन ने यहां देखा था कि यहाँ पर 100% ऊर्जा थी और ऊपर तो बिल्कुल ही 0 चली गई, 0 से भी कम ऊर्जा चली गई। यहाँ पे 10,000 जूल थी, यहाँ पे 10 जूल हो गई, तो ऊर्जा तो कम ही होती गई, ऊर्जा में कमी होती गई, ठीक है। तो याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। सबसे उच्च स्तर जो होगा वहां पे ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है, सबसे लो लेवल पर ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो याद रखना, उच्च पोषण स्तरों पर ऊर्जा अत्यंत कम होती है, उच्च पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक कम होती है और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। दो बातें याद रखनी है। अब खाद्य श्रृंखला बनाम खाद्य जाल, ये क्या होते हैं, ठीक है। देखिए एक बार, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, जीवों की वह रैखिक श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा स्थानांतरित करता है, खाद्य श्रृंखला है। एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, ठीक है, तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, ठीक है। पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको जीव वगैरह कीटाणु वगैरह खाते हैं, उनको मारकर फिर इंसान खा जाता है या फिर और प्रोसेस चलती है। चराई खाद्य श्रृंखला GFC, ये क्या होती है, पौधों से शुरू होकर शाकाहारी फिर मांसाहारी तक जाती है। भाई पौधे कौन खाएगा, शाकाहारी व्यक्ति ही खाएगा। पौधे ऊर्जा बनाते हैं, पौधे ऊर्जा बनाते हैं, पौधे, और पौधों को खाते हैं या पौधों से भोजन प्राप्त करेंगे कौन, शाकाहारी जीव, ठीक है। शाकाहारी जीव जैसे गाय है, पौधे खाती है, शाकाहारी। और उसके बाद में मांसाहारी, लास्ट में गाय को शेर खा जाता है, मांसाहारी। तो पहले जो आपका GFC चरण है, चराई खाद्य श्रृंखला है, वो चराई से स्टार्ट होती है। तो पौधे होते हैं, पौधों को शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा। जैसे घास है, घास को हिरण खाया, हिरण को बाघ ने खाया। यह सौर ऊर्जा पर निर्भर है। भाई पौधे भोजन कहां से बनाएंगे, सौर ऊर्जा से। तो है चराई खाद्य श्रृंखला। उसके बाद में है अपरद खाद्य श्रृंखला DFC, ये क्या होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर सूक्ष्म जीव। अब जैसे ये बताई मैंने आपको, अपघटन की प्रक्रिया होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म जीव, कवक या बैक्टीरिया की ओर बढ़ती है। जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव मुक्त स्रोत GFC होता है। जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, GFC। ये जो चराई खाद्य श्रृंखला है, ये जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जबकि स्थलीय पारितंत्र में DFC सबसे प्रभावित
अधिक ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है कौन सा? अपरद खाद्य श्रृंखला, क्योंकि मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है और सूक्ष्म जीव तक पहुंचती है। मैंने बताई सारी बातें कि आपने ऊर्जा का ट्रांसफर यहां तक किया, घास था, हिरण ने खाई, हिरण के बाद में बाघ ने खाई। अब यदि किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वह जमीन पर गिर जाता है, जमीन गिरता है, उस पर क्या आते हैं आपके? बैक्टीरिया आते हैं, या फिर आप क्या बोलेंगे उनको? कवक आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव उस शरीर को तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद में ये है मृदा की परत के नीचे चला जाता है। उसके बाद में अंतिम चरण आता है कि उसका खनिज बन जाते हैं बहुत सालों बाद में, हजारों सालों बाद में। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला, जो कि सूक्ष्म जीवों से शुरू होती है, ठीक है, या फिर कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से। तो खाद्य श्रृंखला में मैं यही बोल रहा हूं, खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, जीएफसी सराई खाद्य श्रृंखला और डीएफसी, ठीक है, मतलब डीकंपोजिशन खाद्य श्रृंखला जो है डीएफसी में आती है आपके अपरदन खाद्य श्रृंखला या फिर अपरद खाद्य श्रृंखला या अपघटन खाद्य श्रृंखला। ये दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। अब मैं बता दूं कि जीएफसी जो है ये पाई जाती है जलीय पारितंत्र में, ये पाई जाती है जलीय पारितंत्र में, ठीक है, जबकि डीएफसी जो है ये पाई जाती है स्थलीय पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र में। ये दो बातें मैंने समझाई अभी तक इस स्लाइड में। खाद्य श्रृंखला होती है उसमें तराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला होती है। कैसे होती है मैंने बता दिया कि स्थलीय पारितंत्र में पाई जाएगी डीएफसी और जलीय पारितंत्र में पाई जाएगी जीएफसी, और इस बात को आपको रटना है भैया ना, ये रटने वाली बात है। अब खाद्य जाल फूड वेव, ये क्या होता है? प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं कभी भी एकाकी या रैखिक रूप में नहीं पाई जाती। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बनाती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं है ना एकाकी रूप में नहीं होती, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जुड़कर एकाकी रूप में पाई जाती है। देखते हैं अब पारिस्थितिकी स्थिरता। खाद्य जाल जितना अधिक जटिल और विस्तृत होगा, पारिस्थितिकी स्थिरता कब बनेगी? जब खाद्य जाल बहुत अधिक जटिल होगा, विस्तृत होगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा, क्योंकि जीवों के पास भोजन के वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध होते हैं, ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं जीवों के पास में। जितना अधिक पारिस्थितिक तंत्र होगा, जितना बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होगा, उसमें उतनी अधिक विविधता पाई जाएगी जीवों की, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की, ठीक है। अब जितनी ज्यादा विविधता पाई जाएगी तो पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता मिलेगी, जीव वहां पर ढंग से रह सकते हैं, उनके पास में ऑप्शन है शिकार करने के, ठीक है। तो ये है आपके पारिस्थितिकी स्थिरता, और इसके लिए आवश्यक है खाद्य जाल फूड वेव। तो फूड वेव जो है एकाकी या रैखिक रूप में नहीं पाई जाता, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बनाती है, और बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जुड़कर एक नेटवर्क बनाएगी, उस नेटवर्क को बोलते हैं खाद्य जाल फूड वेव। बस इतना सा याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला फूड चेन, जिसमें है चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। अब पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अपवाद है। भाई पिरामिड्स अपन ने देखा कि ऊर्जा प्रवाह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, ऊर्जा का प्रभाव हमेशा सीधा बनेगा। अन्य प्रकार के कौन कौन से पिरामिड है देखते हैं। चार्ल्स एल्टन ने इन पिरामिडों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा, तीन प्रकार से बांटा। कौन कौन से पिरामिड है? जीव संख्या का पिरामिड। हम तीन पिरामिड पढ़ने जा रहे हैं, और ये पिरामिड बनाए हैं चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में कुछ पिरामिड दिए, इनको आप पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हो। इनसे प्रश्न आता है, मैं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है आपकी, ठीक है। पिरामिड का प्रश्न बनता है एग्जाम में, और यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अभी अपन देखेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे कि क्या प्रश्न बनने वाला है। पहला है जीव संख्या का पिरामिड। घास के मैदान और फसल पारितंत्र में यह पाया जाता है जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड पहला पिरामिड है, जीव संख्या का पिरामिड। यह पाया जाएगा आपके घास के मैदान और फसल पारितंत्र में, ठीक है। उत्पादक पौधे संख्या में सर्वाधिक होते हैं, और जब पौधे सर्वाधिक होंगे तो यहां पे पौधे आते हैं, इसलिए पिरामिड बन जाएगा सीधा। जहां भी पेड़ पौधे नीचे आते हैं वो पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। उसके बाद में है जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड, अच्छा इसके बारे में एक बार और देख लीजिए। जीव संख्या का पिरामिड है, सीधा बनेगा, क्योंकि घास के मैदान और फसल पारितंत्र में यदि वो नीचे पाया जाता है तो पिरामिड सीधा ही बनता है, क्योंकि मैंने बताया कि वो सर्वाधिक संख्या होती है इनकी। जीव भार का पिरामिड स्थलीय पारितंत्र जैसे वन व घास के मैदानों में पौधे का कुल शुष्क भार का सर्वाधिक होता है। पौधों का कुल शुष्क भार जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। यदि
जीव भार का पिरामिड की बात करें और नीचे वन होगा या घास होगी तो भी पिरामिड सीधा बनेगा। यदि ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो ये हमेशा सीधा ही बनता है, ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा ही बनता है। अब उल्टा पिरामिड, यह अपवाद, एक बड़े वृक्ष का पारितंत्र, यह उल्टा और तर्क रूप होता है। एक पेड़ उत्पादक पर अनेक पक्षी, प्राथमिक उपभोक्ता और उन पर अनगिनत परजीवी कीट पाए जाते हैं। देखना, समझना भैया ना, समझने वाली बात यहां शुरू होती है। क्या बात थी मैं आपको समझा देता हूं एक बार, ठीक है। मैंने बताया कि मैं मिटा देता हूं इसको एक बार समझाने के लिए आपको। 3 पिरामिड अपन ने देखे हैं, मिटा देता हूं इनको, वापस समझा दूंगा आपको। अभी 3 पिरामिड देखे हैं, ध्यान से समझना, वापस नहीं समझाऊंगा और कभी भूल भी नहीं पाओगे। 3 पिरामिड की बात करें, चार्ल्स सेल्टन ने 3 पिरामिड दिए। एक है जीव संख्या का पिरामिड, एक है जीव भार का पिरामिड और एक है ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा। अब ये तो आपका क्लियर हो गया कि ऊर्जा का पिरामिड तो सदैव सीधा ही बनेगा, इसमें कोई अपवाद ही नहीं है, तो सदैव सीधा बनता है सभी पारितंत्रों में, चाहे आप जलीय पारितंत्र की बात करें चाहे स्थलीय पारितंत्र की बात करें। यदि ऊर्जा का पिरामिड है वो सीधा ही बनेगा, क्योंकि वहां तो नियम लग रहा है ना आपका कि 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाएगी, तृतीयक उपभोक्ता में कम ऊर्जा पाई जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो गया ना कि भाई ये तो हमेशा सीधा ही बनना है, बिल्कुल सीधा बनेगा। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, इसका कोई अपवाद नहीं होता, क्योंकि उष्मागति के नियम के अनुसार हमेशा ऊर्जा घटती रहती है। भाई अपन ने पढ़ा था लिंडमैन का नियम, लिंडमैन का तृतीय नियम पढ़ा था, या फिर लिंडमैन का नियम पढ़ा था, नियम 10% का नियम या दशांश का नियम। इसने कहा कि ऊर्जा हमेशा घटेगी, तो ये तो ऊर्जा का पिरामिड तो सीधा हो गया, तो ये बात तो होगी खत्म। इस पर कर देता हूं मैं लाइनिंग। अब बात करेंगे अपन ऊपर ऊपर की। 2 पिरामिड है, जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड सीधा कब होगा? जीव संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा हो सकता है। जीव संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा हो सकता है, मैं ध्यान से समझना। अब यदि पेड़ नीचे है, वृक्ष नीचे है, वनस्पति नीचे है, वृक्ष पौधे ये नीचे है, तो ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक। उसके बाद में अन्य जीव आएंगे, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक आते हैं, सॉरी उपभोक्ता आते हैं, उपभोक्ता। उसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, T2 T1। वृक्ष पौधे क्या है आपके? प्राथमिक उत्पादक है, इन्होंने उत्पादन किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया। अब ऊर्जा गई प्राथमिक उपभोक्ताओं में, मतलब शाकाहारी, हिरण गाय इसको खाएंगे, पेड़ों को, इनको खाते हैं प्राथमिक शाकाहारी, ठीक है, प्राथमिक मांसाहारी, और प्राथमिक मांसाहारी को खाते हैं द्वितीयक मांसाहारी। तो इस बात को याद रखना, ये सीधा पिरामिड बन गया बिल्कुल यूं। पेड़, यदि वृक्ष नीचे है, पेड़ पौधे नीचे है, तो ये बनता है सीधा पिरामिड। सीधा पिरामिड कब? जीव संख्या का पिरामिड। अब ये उल्टा कब बनेगा? यदि एक बड़े वृक्ष का पारितंत्र बनाया जाए, यहां बात कर रहे हैं पूरे घास के पारितंत्र की या फसल के पारितंत्र की, ये बहुत सारे पेड़ पौधों के पारितंत्र की, तब तो सीधा बन जाएगा। अब उल्टा कब बनेगा? यहां एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक वृक्ष, एक मात्र मैंने एक वृक्ष लिया है, ध्यान रखना। एक वृक्ष का यदि पारितंत्र पूछ लिया जाए आपसे, एक वृक्ष का पारितंत्र का ऊर्जा पिरामिड आपसे पूछ लिया जाए, वो सदैव उल्टा बनेगा। याद रखना, एक वृक्ष का पारितंत्र हमेशा उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा मैं बता देता हूं आपको। एक पेड़ है, इस पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, एक पेड़ है, इस पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, और इन पक्षियों को बहुत सारे सूक्ष्म जीव या जीव खा सकते हैं, जीव या सूक्ष्म जीव खा सकते हैं इन पक्षियों को। तो ये तो संख्या बढ़ गई भाई, यहाँ एक पेड़ था, बहुत सारे पक्षी बढ़ गए, उसके बाद में इनको भी बहुत सारी संख्या में जीव जंतु खा सकते हैं, सूक्ष्म जीव खा सकते हैं। इसका मतलब संख्या नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है, इसका मतलब ये तो उल्टी बात हो गई। क्योंकि यहां बात क्या थी आपके कि नीचे बहुत सारे पेड़ है, उसके बाद में घटता जा रहा है, पारितंत्र यूं बन गया। कब? जब सीधे पिरामिड की बात कर रहा हूं मैं। पर अब तो पिरामिड उल्टा हो गया भाई, अब तो पिरामिड उल्टा हो गया। आप देख लीजिए, इस तरह का पिरामिड बन गया है। ये पेड़ हो गया नीचे, उसके बाद में ये पक्षी आ गए, उसके बाद में अन्य परजीवी सूक्ष्म जीव वगैरह आ गए, तो ये पिरामिड तो उल्टा हो गया। इसका मतलब है कि एक बड़े वृक्ष का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। बस बात खत्म। अब बात करते हैं जीव भार का पिरामिड, ठीक है। स्थलीय पारितंत्रों जैसे वन और घास के मैदानों में ये जो जीव भार का पिरामिड है सीधा बनता है। कब? स्थलीय पारितंत्रों में। स्थलीय पारितंत्र की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, वन और घास। अब वापस से स्थलीय पिरामिड की, स्थलीय पारितंत्र की बात आ गई, तो पौधों का कुल शुष्क भार सर्वाधिक होता है, इस बात को याद रखना।
पौधे जो होते हैं उनका कुल शुष्क भार सर्वाधिक होता है, और जीव भार का पिरामिड जो है ना शुष्क भार के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर्वाधिक शुष्क भार होगा पौधों में, और उसके बाद में आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो ये ऊर्जा का पिरामिड बन गया सीधा इस तरह। कब? यदि जीव भार की बात करूंगा। अब बात करता हूं जलीय पारितंत्र की। तो जलीय पारितंत्र समुद्र या झील में पूर्णतः उल्टा पिरामिड बनता है, क्योंकि पादप प्लवक का जैव भार बहुत कम होता है। भाई स्थल पर तो पौधों का जैव भार बहुत ज्यादा पाया जाता है, शुष्क जैव भार पौधों का स्थल पर बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन पानी में बहुत कम पाया जाता है। पानी में जैव भार पादपों का बहुत कम पाया जाता है। आपने देखा है कि पानी में बरगद का पेड़ लगा दिया, नहीं लगता, ठीक है। तो पादपों का जैव भार बहुत कम होता है, उन पर आश्रित बड़ी मछलियों का जैव भार अत्यधिक होता है। भाई पानी में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सूक्ष्म पेड़ पौधे होते हैं, उनका जैव भार बहुत कम होता है, लेकिन उन पर जो निर्भर है ना मछलियां, बड़ी बड़ी भेल मछलियां उन पर निर्भर होती है। इसका मतलब उल्टा हो गया, क्योंकि नीचे तो आपका छोटे छोटे वृक्ष हो गए, जैसे आपके शैवाल हो गई है ना, तो छोटे छोटे वृक्ष हो गए, और उन पर बड़ी बड़ी मछलियां डिपेंड है, बड़ी बड़ी मछलियां डिपेंड है भाई उन पर, है ना। तो ये तो वापस से उल्टा बन गया आपके, ये तो वापस से उल्टा पिरामिड बन गया आपके। देख लीजिए भाई, ये देख लीजिए, ये तो सुल्टा बना दिया मैंने, है ना। ये देख लीजिए, यहां पर समुद्री पेड़ पौधे हैं, उसके बाद में मछली आती है, बड़ी बड़ी मछली आती है, तो उल्टा पिरामिड बन गया। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि उल्टा पिरामिड कब बनेगा। जैव भार में उल्टा पिरामिड बनता है जलीय पारितंत्र में, जैव भार में उल्टा पिरामिड बनता है जलीय पारितंत्र में, और जैव भार में सीधा पिरामिड बनता है स्थलीय पारितंत्र में, ठीक है। जीव संख्या का सीधा पिरामिड बनेगा यदि बहुत घास के मैदान और फसल पारितंत्र होगा, और यदि एक वृक्ष होगा तो उल्टा पिरामिड बन जाएगा जीव संख्या का। बस ये बातें हैं, याद रखना इनको भाई। अब भू रासायनिक चक्र, बायो क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है भाई। पारितंत्र में पोषक तत्वों का कभी भी विनाश नहीं होता, वे बार बार जैविक से अजैविक घटकों में चक्रित होते रहते हैं। इनकी दो मुख्य श्रेणियां होती है। इसका मतलब ये कि पारितंत्र में पोषक तत्व होते हैं ना, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो जैविक अजैविक घटक में वापस आपस में टूटते रहते हैं। आपने देखा है कि जब जीव समाप्त होता है तो बैक्टीरिया वगैरह उसका उपयोग करते हैं, उसका ऊर्जा बना देते हैं, तो एक तरह से जैविक व अजैविक घटकों में उसका ट्रांसफर होता रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है, पोषक तत्व। अब ये जो चक्र है ना भू रासायनिक चक्र, ये दो प्रकार का होता है। एक है आपके गैसीय चक्र, दूसरा है अवसादी चक्र। गैसीय चक्र क्या होता है, इन चक्रों के पोषण तत्वों का मुख्य भंडार होता है वायुमंडल या जलमंडल। गैसीय चक्र का मुख्य भंडार होता है वायुमंडल या जलमंडल। यह चक्र बहुत तीव्र और पूर्ण होता है। जो आपके गैसीय चक्र होता है बहुत तीव्र होता है, इस बात को याद रखना। उदाहरण के लिए कार्बन चक्र या नाइट्रोजन चक्र। कार्बन चक्र जैसे CO2 का विनिमय, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, जैसे पेड़ ने आपके सौर विकिरण हासिल की, अर्जित की, किसने, पेड़ पौधों ने भोजन बना दिया। पौधे क्या छोड़ते हैं, CO2 को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन का श्रवण कर, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कौन, पेड़ पौधे। तो CO2 का विनिमय कौन करेंगे, पेड़ पौधे। तो कार्बन चक्र है बहुत शीघ्र होता है, आपको दिख रहा है क्लियरली, वायुमंडल में O2 छोड़ते हैं, CO2 अर्जित करते हैं पेड़ पौधे। उसके बाद में नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जैसे राइबोजियम जीवाणु होते हैं, फिर एजोटोबैक्टर होते हैं, इनके द्वारा इनका नाइट्रोजन चक्र को संपादित किया जाता है। तो नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र, कार्बन चक्र है O2 लेना, O2 छोड़ना, CO2 लेना, पेड़ पौधे द्वारा ये चक्र किया जाता है। तो बहुत तीव्र चक्र होता है ना, बहुत तीव्र और पूर्ण चक्र होता है गैसीय चक्र। तो याद रखना गैसीय चक्र या तो वायुमंडल में होगा या जलमंडल में होगा। अब सादी चक्र की बात करूं तो इन चक्रों के तत्वों का मुख्य भंडार पृथ्वी की भूपरपट्टी या चट्टानें होती है। अब सादी चक्र है ना, आपको पता है कि भाई किसी आपदा आई, बहुत सारे पेड़ टूटकर गिर गए, तो उनसे ऊर्जा बनेगी तो बहुत हजारों साल लग जाती है, बहुत लंबा चक्र होता है ना। तो अवसादी चक्र तुलनात्मक रूप से बहुत धीमा और अपूर्ण होता है, हमेशा कभी पूर्ण नहीं होता। एक जगह कोयला मिल गया और जो साथ में जो पेड़ पौधे गड़े हैं, जरूरी नहीं हो एक साथ में आप निकाल लो, और जगह भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो याद रखना अपूर्ण चक्र है और अपेक्षाकृत धीमा चक्र है, और पृथ्वी की भूपरपट्टी के अंदर या चट्टानों के रूप में ये पाया जाता है अवसादी चक्र। उदाहरण की बात करें फास्फोरस चक्र या सल्फर चक्र, इस बात को रख लेना भाई। फास्फोरस चक्र क्या अवसादी चक्र है या गैसीय चक्र है। फास्फोरस चक्र आपके अवसादी चक्र है। चट्टानों के अपक्षय से फास्फेट मृदा में मिलता है, जिससे पौधे अवशोषित करते हैं, और गैसीय रूप, यह गैसीय रूप नहीं होता। सल्फर चक्र होता है आंशिक गैसीय और आंशिक अवसादी चट्टाने। तो सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र का उदाहरण है। सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र का उदाहरण है, और CO2 चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र गैसीय चक्र का उदाहरण है। तो ये भू रासायनिक चक्र है, दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र।
अब है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ये क्या होता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इसका भी प्रश्न आता है परीक्षा में। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की प्रजाति संरचना में समय के साथ होने वाला क्रमिक और पूर्वानु में परिवर्तन ही कौन सा क्या कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की प्रजाति संरचना में, कोई निश्चित क्षेत्र है उसकी जो प्रजाति संरचना है उसमें समय के साथ होने वाला क्रमिक व पूर्वानु में परिवर्तन, समय के साथ जो परिवर्तन होता है किसी पारिस्थितिकी में किसी विशेष स्थान पर जो वहां की जैव विविधता है वहां पर जो एक समय के अनुसार जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को आप अनुक्रमण बोलते हो। ठीक है, देखते हैं किस तरह का अनुक्रमण होता है। एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण, अब ये क्या होते हैं प्राथमिक अनुक्रमण में ऐसे नए क्षेत्रों में शुरू होता है जहां पहले कभी कोई जीवन नहीं था। प्राथमिक अनुक्रमण का मतलब होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे नग्न चट्टान, नया लावा क्षेत्र, नवनिर्मित तालाब, मिट्टी न होने के कारण यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, सैकड़ों वर्षों तक प्राथमिक अनुक्रमण होता है। जैसे किसी जगह पर नग्न चट्टान है, कोई जीव नहीं है, कोई सजीव नहीं है वहां पे, ठीक है, वहां सैकड़ों वर्षों बाद धीरे धीरे पर्यावरणीय मौसमी अन्य घटनाओं के कारण धीरे धीरे जीवन का आधार बनता है, सजीवों का विकास होने लगता है, उसको बोलते हो प्राथमिक अनुक्रमण। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समय के साथ जो परिवर्तन आएगा उसको आप क्या बोलते हो अनुक्रमण बोलते हैं। और किसी ऐसा क्षेत्र जहां कभी पहले जीवन था ही नहीं और वहां पर यदि जीवन बने वो होता है प्राथमिक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण की बात करें ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पहले से जीवन मौजूद था परंतु किसी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या आग या मानवीय हस्तक्षेप के कारण वह नष्ट हो गया। जैसे कटे हुए वन, छोड़ी गई कृषि भूमि, यहाँ मिट्टी पहले से मौजूद होने के कारण अनुक्रमण बहुत तीव्र होता है। ठीक है, दो प्रकार का अनुक्रमण है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण बहुत धीमा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे पहले कोई मिट्टी है ही नहीं है, कोई सजीव का कोई स्रोत ही नहीं है, पहले कोई जीवन का आधार था ही नहीं, तो वही वहां पे धीरे धीरे विकास होगा तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत धीमी प्रक्रिया है। लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण जो है वहां पहले ऐसा जीवन का आधार था जो बाद में नष्ट हो गया बाढ़ के द्वारा, आग के द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा, तो वहां तुलनात्मक रूप से जीवन बसाना ज्यादा आसान है, वो द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण में दो ही बातें समझनी है कि प्राथमिक अनुक्रमण क्या है और द्वितीयक अनुक्रमण क्या है। अब बात करते हैं पुरोगामी प्रजाति, जैसे लाइकेन और मास, इनको पुरोगामी प्रजाति बोलते हैं। पुरोगामी प्रजाति कौन सी होती है, एग्जाम्पल सीधे सीधा पूछेगा आपसे तो आपको याद रखना लाइकेन और मास, ये दोनों पुरोगामी प्रजाति है। अनुक्रमण के चरण की बात कर रहे हैं अपन, तो पहली बार जब वहां पे कोई बसेगा तो बसेगा आपके लाइकेन और मास। फिर है सेरल समुदाय। सेरल समुदाय क्या होता है, घास और झाड़ियां, पहले वहां पे बनती है लाइकेन और घास, फिर लाइकेन और मांस, फिर बनता है घास और झाड़ियां, फिर आता है समुदाय, फिर समुदाय का विकास होता है जैसे स्थिर वन पारितंत्र। तो किसी जगह पर अनुक्रमण कैसे होगा, सबसे पहले लाइकेन और मांस वहां पे बनती है, उसके बाद में घास का विकास होता है, झाड़ियों का विकास होता है, उसके बाद में स्थिर वन पारितंत्र धीरे धीरे बसना स्टार्ट होता है, उसके बाद में अन्य चरण आते हैं। ठीक है, तो ये पारितंत्र के या फिर अनुक्रमण के चरण है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक धीरे होता है, वहां कभी जीवन नहीं था, द्वितीयक स्तर पर जीवन होता है लेकिन नष्ट हो चुका है, तो वहां पे धीरे धीरे वापस से अपन बहुत तीव्र स्पीड से वापस से जीवन का यापन कर सकते हैं। यदि अनुक्रमण के चरण की बात करें तो पहला चरण होता है पुरोगामी प्रजाति, पहली बार आती है वहां पे पुरोगामी प्रजाति। पुरोगामी प्रजाति का वहां विकास होता है और पुरोगामी प्रजाति के विकास के बाद में वहां पे सेरल समुदाय का विकास होता है। सेरल समुदाय का विकास होता है और सेरल समुदाय के वास में वहां पर क्या आता है आपके ऐसा चरम समुदाय आता है जैसे वो कि स्थिर वन पारितंत्र या फिर वन पारितंत्र भाव बन जाता है, वन पारितंत्र वहां पर बन जाता है, इस बात को याद रखना। आज के लिए इतना काफी है, अगली वीडियो में अपन इसका बच्चा कुछ क्षेत्र पढ़ लेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं। और आप लोग यकीन मानिए नविक एकेडमी को फॉलो कीजिए, जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हो, यदि देख रहे हो क्लासेस तो आपको पता चल जाएगा किस क्वालिटी का कंटेंट आपके सामने लाया जा रहा है फ्री में। तो अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उनको ज्वाइन करवाइए, पीडीएफ टेलीग्राम से आपको मिल जाती है और बिल्कुल एनसीईआरटी का सार आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसको कंटिन्यू करेंगे। जय विविधता और पारितंत्र एक वीडियो में अमूमन होता नहीं है, लेकिन अपन एग्जाम जैसे पास में आ रही है थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, है ना। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को।